हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3251 से 3252। बहुत अच्छे। अब जबकि मैंने सभी अनुवादों को स्थायी रूप से सहेज लिया है और मुझे पता है कि आप उपन्यास शैली में एक कहानी चाहते हैं, मैं तैयार हूं। यहाँ आपके पैसेज का हिंदी उपन्यास शैली में अनुवाद है, जिसमें सभी चीनी नाम उनके हिंदी समकक्षों में बदल दिए गए हैं। नरपत के नए क्षितिज। दिन एक मधुर ध्वनि गूंजी, जैसे किसी अदृश्य द्वार के खुलने की घोषणा हो। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर नरपत स्तर 1। जैसे ही यह घोषणा हुई, आर्यन के गुणों में नाटकीय परिवर्तन आया। एक ऊर्जा का प्रवाह उसके पूरे अस्तित्व में फैल गया। उसकी शक्ति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और उसका शरीर पंख की तरह हल्का महसूस होने लगा। नरपत क्षेत्र की पूरी शक्ति अपनी मुट्ठी में महसूस करते हुए आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। एक गहरी संतुष्टि भरी सांस लेते हुए वह फुसफुसाया, एक शब्द में कहूँ तो यह तो कमाल है। किसी को मारकर एक स्तर ऊपर बढ़ना साधारण बात थी। एक बॉस को मारकर 10 स्तर ऊपर बढ़ना बहुत ही अद्भुत था। लेकिन किसी एक व्यक्ति को मारकर सीधे 40 स्तर ऊपर बढ़ना, यह कितनी विस्फोटक बात थी। आर्यन लगभग हंसने ही वाला था। यह प्रणाली तो अद्भुत है। पहले मुझे केवल अपने स्तर से ऊपर के लोगों को मारकर अधिक अनुभव मिलता था, लेकिन अब मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी की पूरी खेती मिल रही है। उसके मन में एक नया विचार कौंधा। मैं सचमुच अब आदिम संसार में वापस जाना चाहता हूँ। आर्यन की आंखें चमक उठीं, भविष्य की संभावनाओं से भरी हुई। अदृश्य तार और एक नई प्रणाली। उसी समय एक और आयाम में, अज्ञात तारा क्षेत्र में। यह प्रणाली। एक ऑपरेटर ने चिंता से भरी आवाज में कहा, अभी अभी डिजाइन की गई है और इसका परीक्षण भी नहीं हुआ है। और इस प्रणाली के गुण थोड़े ज्यादा ही स्वर्ग विरोधी हैं। क्या हमारे लिए ऐसा करना सच में ठीक है? क्या होगा अगर? ऑपरेटर ने विशाल कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चिंतित होकर देखा। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उस आदमी ने उदासीनता से कहा, उच्चाधिकारियों की यही इच्छा है। ऑपरेटर ने फिर कहा, लेकिन अगर कोई समस्या हुई तो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, यह हमारी चिंता नहीं है। हमें बस अब इस प्रणाली को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अगर हमें कोई बग मिलता है तो हम इसे तुरंत बंद कर देंगे। ऑपरेटर ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे डर है कि यह प्रणाली हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। उस समय हम इसे चाहते हुए भी बंद नहीं कर पाएंगे। उस समय वह ऑपरेटर था। उसका कर्तव्य हर प्रणाली मालिक की निगरानी और नियंत्रण करना था। यह हत्या प्रणाली अभी अभी विकसित हुई थी और इसका बिल्कुल भी परीक्षण नहीं किया गया था। यदि इसका उपयोग मेजबान द्वारा किया जाता तो समस्याओं का उत्पन्न होना बहुत आसान था। एक बार जब प्रणाली दुर्घटनाग्रस्त हो जाती तो मेजबान की मृत्यु हो जाती। इसके अलावा अन्य संभावनाएं भी थीं। यदि प्रणाली टूट जाती और कोई बग दिखाई देता तो मेजबान एक अनियंत्रित वस्तु बन जाता। उस समय वह ऑपरेटर कुछ भी करने में असमर्थ होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस आयाम में वे वर्तमान में थे वह उच्चतम स्तर का था। इस आयाम के सभी उत्पादों में सर्वोच्च शक्ति थी और विकसित प्रणाली भी इसका अपवाद नहीं थी। इस प्रकार की प्रणाली एक प्रकार की बुद्धिमान प्रणाली थी। एक बार जब इसे अपनी चेतना मिल जाती
तो यह नियंत्रण से मुक्त हो जाती और अपनी बुद्धि प्राप्त कर लेती। इसके क्या परिणाम होंगे? यह संभावना और भी भयावह थी। ऑपरेटर आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह आर्यन के दिमाग में प्रणाली का संचालक था और वह आर्यन के बारे में सब कुछ जानता था। उसके जन्म से लेकर उसके संक्रमण तक, उसके निरंतर खेती में कड़ी मेहनत और सफलता तक, आर्यन द्वारा उठाया गया हर कदम बहुत मुश्किल था। उसे विश्वास था कि प्रणाली के बिना भी आर्यन इतना मजबूत हो सकता था। आर्यन के भाई, उसका प्यार, यह सब मुश्किल से मिला था। मुख्य बात आर्यन का चरित्र था। ऑपरेटर उसकी बहुत सराहना करता था। दूसरों के लिए आर्यन उसके हाथों में सिर्फ एक परीक्षण विषय था, एक छोटा चूहा। वह केवल आर्यन की निगरानी के लिए यहाँ था। हालांकि वह खुद ऐसा नहीं सोचता था। उसका मानना था कि वह आर्यन का संरक्षक था। वह आर्यन के साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देखना चाहता था। ऑपरेटर ने कंप्यूटर के सामने आर्यन को देखा और अपने मन में बुदबुदाया, सब कुछ तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। उसने धीरे से एक बटन दबाया। हत्या प्रणाली के सभी गुण इसमें समाहित हो गए। आर्यन को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। पूर्वज की वापसी। क्या आप मेरे जुआन परिवार के पूर्वज हैं? जुआन यू ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन का प्रकट होना उन्हीं कुछ हथेलियों के कारण था जो उसने अभी अभी बेतरतीब ढंग से चलाई थीं। उस समय वह मन ही मन हथेली तकनीक का रहस्य जाप कर रही थी। आर्यन आकाश से उतरे। सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा हथेली तकनीक में वर्णित था। आकाश से उतरना। एक हथेली जिसने जमीन को फाड़ दिया था, भयंकर और बहादुर थी। पूर्वज। आर्यन ने जुआन यू के पानी जैसे चेहरे को देखा और शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। जुआन यू और भी उत्साहित हो गई और बोली, मुझे पता था, तो यह हथेली तकनीक ऐसी है कि ही। पूर्वज, चलो जल्दी से शाही राजधानी वापस चलें। शाही राजधानी वापस चलें? आर्यन ने पूछा, क्या कर रही हो? जुआन यू ने कहा, राजा चेन विद्रोह कर रहा है। मुझे अपने शाही पिता को बचाने के लिए जल्दी वापस जाना होगा। आर्यन ने जुआन यू की ओर देखा और पूछा, तुम किस क्षेत्र में हो? जुआन यू असाधारण रूप से गर्वित थी और बोली, मैं मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र के छठे चरण में हूँ। आर्यन ने कहा, बहुत मजबूत। जुआन यू ने कहा, बेशक, साधारण लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ओह! आर्यन के शरीर पर आभा निकली, बूम। जुआन यू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। आर्यन ने कहा, तुम इथरियल ओपनिंग क्षेत्र के दबाव को भी सहन नहीं कर सकती, तुम कितनी मजबूत हो सकती हो? शाही राजधानी में इस तरह तुम क्या कर सकती हो? क्या तुम मरना चाहती हो? जुआन यू ने कहा, आप यहाँ नहीं हैं क्या? यदि आप अभी वाली हथेली तकनीक का उपयोग करते हैं तो राजा चेन निश्चित रूप से अपनी पैंट गीली कर देगा। जुआन यू ने आर्यन को उत्साह से देखा, चाहती थी कि वह तुरंत आर्यन को शाही महल ले जाए। उसके दिल में आर्यन एक जीवन रक्षक तिनका था। आर्यन ने कहा, मुझे पहले शाही राजधानी की स्थिति के बारे में बताओ। जुआन यू ने संक्षेप में बताया कि चेन हुआई ने क्या कहा और उसके समाप्त होने का इंतजार किया। आर्यन ने तुरंत कहा, कोई उम्मीद नहीं है। जुआन यू ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि कोई उम्मीद नहीं है? आर्यन ने कहा, जुआन परिवार के लिए कोई उम्मीद नहीं है। यह एक नरसंहार है ताकि जुआन परिवार को कोई रास्ता न मिले। दिव्य संप्रदाय की कार्रवाई इसका प्रमाण है। एक मूर्ख भी यह समझ जाएगा। लेकिन एक बात थी जो आर्यन को समझ नहीं आई। दिव्य संप्रदाय का एक उप संप्रदाय मास्टर एक राजवंश में क्यों रुचि रखेगा? सत्ता के लिए लड़ना।
उपसंप्रदाय मास्टर बहुत ऊपर था। जुआन परिवार में कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। लाभ? वास्तव में नहीं। जुआन परिवार का राजवंश दिव्य संप्रदाय की सेवा करता है। यह लाभ के लिए नहीं हो सकता। आर्यन समझ नहीं पाया और जुआन यू की ओर देखा। तुम शाही राजधानी से कैसे निकली? जुआन यू ने कहा, मेरे शाही पिता ने मुझे बाहर खेलने के लिए कहा था। अगर वह नहीं होते तो मैं चेन हुआई जैसे नीच व्यक्ति के साथ बाहर नहीं आती। ओह, लगता है तुम्हारे पिता को यह बहुत पहले ही एहसास हो गया होगा, आर्यन ने खुद से कहा और पूछा, जब तुम निकली तो तुम्हारे पिता ने तुमसे क्या कहा? जुआन यू ने सोचा और कहा, उन्होंने मुझसे बाहर जाकर आराम करने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे अपनी चाची के यहाँ थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। आर्यन ने जुआन यू की ओर देखा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारी चाची कहाँ है? जुआन यू ने कहा, जुआन मंडप में। ओह! आर्यन ने पुष्टि की कि जुआन यू के पिता को पहले से ही खतरे का पता था, अन्यथा वह उसे बाहर नहीं जाने देते। लेकिन यह खतरा कहाँ से आया? आर्यन ने फिर से जुआन यू की ओर देखा। तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। जुआन यू ने बेसुध होकर सिर हिलाया और कहा, नहीं, उन्होंने दिया। आर्यन ने कहा, क्या उन्होंने दिया या नहीं दिया? जुआन यू ने आर्यन को देखा और हिचकिचाई। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? जुआन यू की आंखें दृढ़ हो गईं और उसने कहा, पिताजी ने मुझे दूसरों को बताने नहीं दिया था। आर्यन ने कहा, क्या मैं दूसरा हूं? मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। क्या मैं तुम्हें नहीं बता सकता? यह तो घोर अन्याय है। आर्यन ने एक क्रोधित रूप दिखाया। जुआन यू की गर्दन सिकुड़ गई। उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि आर्यन जुआन परिवार का पूर्वज था। उसने अपने गले से एक पेंडेंट उतारा और कहा, उन्होंने मुझे यह दिया। आर्यन ने पेंडेंट ले लिया। यह कमल के आकार का एक हरा जेड था। उसकी हथेली में यह ठंडा महसूस हुआ, लेकिन यह एक साधारण जेड पेंडेंट जैसा लग रहा था। इसमें कुछ भी खास नहीं था। लेकिन यह सिर्फ सतह थी। आर्यन ने प्रणाली खोली। वाह! उसकी आंखें सिकुड़ गईं। और क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? या आपके पास कोई और पैसेज है जिसका आप हिंदी में अनुवाद करवाना चाहते हैं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3253। वाह! आपने बहुत ही रोमांचक कहानी चुनी है। मैं इसे उपन्यास शैली में अनुवाद करके बहुत खुश हूं। एक रहस्यमयी वस्तु का सफर। यह एक असाधारण वस्तु थी, एक ऐसा दिव्य अवशेष जिसे पाकर कोई भी शक्तिमान बन सकता था। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण अवशेष नहीं था। यह जेड का टुकड़ा बेहद खास था। सिस्टम में जो गुण प्रदर्शित हो रहे थे वे तो इसका एक छोटा सा हिस्सा भर थे। इसकी असली खूबी थी निवारक शक्ति। कोई भी वस्तु क्यों न हो, यह उसे निवारित कर सकता था। यह निवारक शक्ति केवल हमलावर या शक्ति के संदर्भ में नहीं थी। यह किसी भी वस्तु को निवारित करने के बाद उसे एक नई चीज में बदल सकती थी। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आर्यन अब समझ गया था कि क्यों सिंह परिवार का नामोनिशान मिटा दिया गया था। संभवतः इस जेड पेंडेंट के कारण ही। दादा, मैं तुम्हें यह जेड पेंडेंट रखने दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ राजधानी लौटना होगा। जब मीरा माँ ने देखा कि आर्यन ने जेड पेंडेंट रख लिया है तो उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर आर्यन न होता
तो वह अब तक चेन हुआई द्वारा अपमानित हो चुकी होती। भले ही आर्यन सिंह परिवार का पूर्वज था या नहीं, मीरा माँ अपने दिल में आर्यन की आभारी थी। इसके अलावा इस जेड पेंडेंट का क्या उपयोग था, उसे भी नहीं पता था। आर्यन ने हाथ हिलाते हुए कहा, राजधानी जाने की कोई जरूरत नहीं है, यह समय की बर्बादी होगी। तुम्हारे पिता ने जैसे कहा, हम मेघना को खोजने के लिए मेघना मंडप क्यों न चलें? फिर से राजधानी जाना, यह तो मौत को दावत देने जैसा था। आर्यन को खतरनाक जगहें पसंद थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे मरना पसंद था। अब जब उसके पास इतना शक्तिशाली हत्या तंत्र था, तो उसे विकसित होने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश नहीं करनी चाहिए थी। मीरा माँ वहीं खड़ी रही, बिना हिले डुले, कुछ अनिच्छा से राजधानी की दिशा में देखते हुए, और धीमी आवाज में बोली, दादा, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? आर्यन ने कहा, मैं दादा हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मीरा माँ ने मुंह बिगाड़ा, एक शब्द भी नहीं कह पा रही थी। आर्यन को उसकी दयनीय अभिव्यक्ति देखी नहीं गई, और उसने कहा, ऐसा करते हैं, पहले मेघना मंडप चलते हैं, और अगर तुम्हारी मेघना भी तुम्हें राजधानी लौटने देती है, तो मैं तुम्हें राजधानी वापस ले आऊंगा, क्या कहती हो? मीरा माँ के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई, और उसने कहा, सचमुच? आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ। पिंकी प्रॉमिस। मीरा माँ ने अपनी जेड जैसी छोटी उंगली बढ़ाई, और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आर्यन की ओर देखा। आर्यन के हाथ बढ़ाने का इंतजार किए बिना उसने सीधे आर्यन का हाथ पकड़ लिया, अपनी छोटी उंगली को फंसाया, और गंभीरता से कहा, पिंकी प्रॉमिस, अपने आप को लटका लो, 100 साल तक मत बदलो, जो बदलेगा वह पिल्ला होगा। यह सब खत्म हो गया। मीरा माँ खिलखिलाकर हंसी और बोली, मौसी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। मैं जो भी चाहूंगी वह मान जाएंगी। जब समय आएगा, तो आपको निश्चित रूप से मुझे शाही शहर वापस लाना होगा। कहे, मीरा माँ कूदती हुई चली गई। आर्यन ने सिर हिलाया और कड़वाहट से हंसा। तुम्हें पता ही नहीं कि शाही राजधानी में क्या हो रहा है। उफ, रिया माँ बहुत अच्छी है। आर्यन तेजी से उसके पीछे चला। दिव्य पंथ का षड्यंत्र। दिव्य पंथ, तुम्हें वह नहीं मिला। 40 की उम्र का एक व्यक्ति भौहें चढ़ाए हुए था, और उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। चेन हाओहाई तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, बड़ो, कृपया शांत हो जाइए। मैं निश्चित रूप से और अधिक लोगों को भेजूंगा। मुझे सिंह परिवार में 3 फीट खोदना भी पड़े, तो भी मैं वही पाकर रहूंगा जो आप चाहते हैं। बड़ों की आंखें ठंडी थीं, और उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बताया था, यह मैं नहीं हूं जिसे यह चीज चाहिए, बल्कि उपपंथ नेता हैं। उपपंथ नेता, इन 2 शब्दों पर विशेष बल दिया गया था। जब चेन हाओहाई ने उपपंथ नेता शब्द सुने, तो उसका दिल कांप उठा। उसका शरीर कांप गया, और उसने कहा, मैं आपके लिए उसे खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। उस आदमी ने ठंडे लहजे में कहा, चेन हाओहाई, सिंह परिवार तुम्हारी नजर में बहुत शक्तिशाली है ना? लेकिन उपपंथ नेता की नजर में यह एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं करते, तो तांग परिवार, माँ परिवार, या यहाँ तक कि कोई भी यादृच्छिक कुत्ता या बिल्ली तुम्हारी जगह ले सकता है। क्या तुम समझते हो? चेन हाओहाई का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। अगर वह खुद को नियंत्रित न करता, तो उसने खुद को गीला कर लिया होता। वह जमीन पर जोर से सिर झुकाकर बोला, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उस आदमी ने शांति से कहा, अपनी पूरी कोशिश नहीं, बल्कि तुम्हें उसे खोजना ही होगा। नहीं तो। चेन हाओहाई ने अपना गला निगला। उसकी रीढ़ पहले ही ठंडी हो चुकी थी,
और उसे वास्तव में असहज महसूस हो रहा था। वह जमीन पर सिर झुकाकर बैठा रहा और उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद तक चेन परिवार का एक बूढ़ा व्यक्ति हॉल में चला आया और बोला, परिवार के मुखिया बड़ो चले गए हैं। चेन हाओहाई को लगा जैसे उसे माफ कर दिया गया हो। वह थोड़ा उठा, लेकिन उसके घुटने सुन्न हो गए थे और वह स्टेबली खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखें डूब गईं और उसने कहा, क्या किसी ने कुछ नहीं बताया? बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, हमने हर तरह की यातना का इस्तेमाल किया है और कोई नहीं जानता। क्या सिंह परिवार के 361 लोग सभी यहाँ हैं? चेन हाओहाई ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मरने वाले 101 के अलावा अन्य 200 सभी यहाँ हैं। एक व्यक्ति जो यहाँ नहीं है। चेन हाओहाई ने पूछा, कौन? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मीरा माँ, जो चेन हुआई के साथ शहर छोड़कर गई थी, चेन टिंग की सबसे छोटी बेटी। चेन हाओहाई ने तुरंत कहा, उसे तुरंत पकड़ो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है। चेन हाओहाई ने सांस छोड़ी और कहा, सिंह परिवार के किसी को भी मत छोड़ो। इसके अलावा उन सिंह परिवार के शिष्यों के शवों को तोड़ दो। किसी भी हिस्से को मत छोड़ो। जो अभी भी जीवित हैं, अगर वे बात नहीं करते तो उन्हें तब तक पीटो जब तक वे बात न करें। उनके सामने उन सिंह परिवार के शिष्यों के शवों को तोड़ दो। बुरा, मृत्यु में भी वे शवों को नहीं छोड़ेंगे। चेन हाओहाई को स्पष्ट था कि अगर वे उपपंथ नेता द्वारा चाही गई वस्तु को नहीं खोज पाए तो उनका अंत सिंह परिवार से भी बुरा होगा। यह दुनिया बस ऐसी ही थी। शक्तिशाली राजा थे और कमजोर चींटियां। बूढ़े व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, मैं इसे तुरंत करूंगा। चेन हाओहाई ने कहा, मीरा माँ का पीछा करने के लिए और अधिक लोगों को भेजो, उसे मेघना मंडप वापस न जाने दो। वह बूढ़ा लोमड़ी चेन टिंग शायद जानता था कि दिव्य पंथ सिंह परिवार पर हमला करने वाला था और उसने व्यवस्था की थी। वस्तु मीरा माँ के हाथों में होनी चाहिए। अगर वह मेघना मंडप लौट आती है तो यह मुश्किल होगा। चेन हाओहाई ने चुपके से भौहें चढ़ाई। दक्षिण दिव्य पंथ, मेघना मंडप के उत्तर में। वे इस तल के दो सबसे शक्तिशाली बल थे। सिंह परिवार के पूर्वज में दूरदर्शिता थी। उसने अपने शिष्यों को दिव्य पंथ में खेती करने के लिए भेजा और अपने वंशजों को मेघना मंडप के साथ अपने संबंध बनाए रखने दिए। एक बार जब खतरा होता था तो दोनों पक्ष पीछे हट सकते थे। कम से कम वे सिंह परिवार के बीज की रक्षा कर सकते थे। हालांकि शाही राजधानी मेघना मंडप से लाखों किलोमीटर दूर थी। किसी भी जानवर की मदद के बिना पैदल मेघना मंडप तक जाने में सदियां लग जाएंगी। आर्यन को जल्दी नहीं थी। उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। भले ही सिंह परिवार का नामो निशान मिटा दिया गया हो या उसे मदद की जरूरत हो, उससे उसका क्या लेना देना था। उसका लक्ष्य खुद को बेहतर बनाना था। अगला था सप्त ज्वाला पुष्प खोजना। केवल सप्त ज्वाला पुष्प खोजने से ही सर्वत्र द्वार खुलेगा और वह अमर महल में लौट सकता था। उस आदमी के कीमिया कौशल प्राचीन कीमिया कौशल से कहीं अधिक मजबूत थे। उसे इसे सीखना ही था। दादा, खाने का समय हो गया है। मीरा माँ एक काले रंग का बर्तन लेकर आई। यह अज्ञात था कि यह कोयला था या कोयले का एक टुकड़ा, और उसे आर्यन के सामने लाई। वह एक छोटी चित्तीदार बिल्ली में भी बदल गई और आर्यन की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगी, आर्यन की प्रशंसा पाने की उम्मीद में। आर्यन ने काले रंग की चीजों से भरे बर्तन को देखा और कहा, पहले खुद एक खाओ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या कोई और पैसेज का अनुवाद करूं?
आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3254। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। सुआ सुआ, सिस सिस। पैरों की एक तीखी आवाज पास आती महसूस हुई। आर्यन के मन में अचानक उस छोटे जंगली तेंदुए का ख्याल आया, जो देखते ही देखते हजारों क्लोन में बदल गया था। उसका दिल जोर से धड़का और वह सावधान हो गया। यह कैसा लोक था? इस दानव जीव का स्तर क्या था? आर्यन को कुछ नहीं पता था। सिस सिस। झाड़ियां थोड़ी सी हिलीं और एक छोटा सा सफेद जानवर सावधानी से बाहर निकला। उसका निशाना मीरा के बनाए हुए चावल थे। उस छोटे से प्राणी को शायद आर्यन की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। आर्यन उसे देख रहा था। मीरा भी उसे देख रही थी। मीरा का कोमल हृदय जाग उठा। उसने तुरंत आर्यन की बाह से खुद को छुड़ाया और बोली, कितनी प्यारी छोटी बिल्ली। सफेद और कोमल, वह अतुलनीय रूप से मनमोहक और प्यारा था। आर्यन को भी उसे देखकर ही पसंद आ गया। लेकिन जैसे ही मीरा ने आवाज निकाली और एक कदम आगे बढ़ाया, गरज, वह प्यारी और मनमोहक बिल्ली अचानक बदल गई। एक ही सेकंड में वह एक भयानक जानवर में बदल गई और अपने पंजों से मीरा पर हमला कर दिया। उसके नुकीले पंजे 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबे थे, जैसे खंजर हों। अगर यह शरीर पर पड़ते तो आंतें जरूर कट जातीं। मीरा इतनी डर गई कि उसकी आवाज ही बंद हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे, और मेरिडियन ओपनिंग रीन में उसकी साधना तुरंत दिमाग से निकल गई। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना दाहिना हाथ पलटा और हथेली से वार किया। बुद्ध की हथेली। यह एकमात्र चाल थी जो उसे आती थी। धमाका। हवा में एक विशाल हथेली का निशान दिखाई दिया और दानव जीव की ओर झपटा। धमाका, धमाका। उसके सिर के ऊपर एक लाल रंग का नंबर तैर रहा था, 99,999 फीट। आर्यन ने मन ही मन सोचा, कितना ज्यादा नुकसान। दानव जीव को हथेली की शक्ति से सीधा उड़ा दिया गया। वह एक ऊंचे पेड़ से टकराया। धड़ाम। उसने मुंह भरकर खून उगला। ठीक इसी क्षण उसका शरीर एक बार फिर बदल गया और वह अपनी पिछली बिल्ली के रूप में लौट आया। वह दयनीय भाव से मीरा को देख रहा था और उसका मुंह कुछ बार कांपा, जैसे वह कह रहा हो, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मीरा का दिल फिर पिघल गया। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, यह बहुत दयनीय है, क्या आप इसे नहीं मार सकते? मैं आपसे विनती कर रही हूं। आर्यन ने दयनीय छोटी चितकबरी बिल्ली को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं इसे नहीं मारूंगा। मीरा को राहत मिली। आर्यन की ईथरल ओपनिंग रीन की गति अचानक तेजी से बढ़ी और पलक झपकते ही वह छोटी चितकबरी बिल्ली के सामने पहुंच गया और नीचे की ओर मुक्का मारा। नहीं मारना, ऐसा कुछ नहीं है। उसने जोर से मुक्का मारा। बिल्ली की आंखें बदल गईं। धमाका। उसका शरीर फिर से बदल गया। लेकिन चाहे वह कितना भी बदल जाए, उसके सिर के ऊपर केवल एक एचपी बचा था। एक मुक्का और वह मर जाती। धड़ाम। भयानक जानवर जमीन पर गिरा और आर्यन को गुस्से से घूरने लगा। आर्यन ने उसे लात मारी और कहा, मुझे देखने का कोई फायदा नहीं है। इंसान मांस खाते हैं, कुत्ते गोबर। मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे मांस खाना है। डिंग।
खिलाड़ी आर्यन को लेवल 1 ट्रांसफॉर्मेशन कैट को मारने के लिए बधाई। क्या आप राक्षसी जीवों के मांस को अवशोषित करना चाहते हैं? लोगों को मारो, रीम स्तर को अवशोषित करो। राक्षसी जीवों को मारो, शरीर के स्तर को अवशोषित करो। आर्यन इस समय ईथर्ल ओपनिंग रील में था, लेकिन उसका शरीर अभी भी स्तर 0 पर था और उसकी रक्षा बहुत कम थी। अगर इस बिल्ली ने उसे मारा होता तो वह तुरंत मर सकता था। अवशोषित करें। एक विचार के साथ किलिंग सिस्टम सक्रिय हो गया। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को अपने शारीरिक स्तर में वृद्धि के लिए बधाई। वर्तमान स्तर चरण 1। आर्यन ने अपने शरीर में एक बदलाव साफ महसूस किया। मीरा अभी भी हैरान थी। आर्यन ने कमल का जेड पेंडेंट निकाला और अपनी स्पिरिट क्यूई को सक्रिय किया। एक बूंद खून तुरंत ट्रांसमॉग्रिफाइड कैट के खून में समा गई। एक लाल रोशनी चमकी। उसने सिस्टम के माध्यम से देखा। आर्यन मन ही मन उत्साहित था। अगर मैं सब कुछ निगल सकता हूं और निगलने के बाद पूरी तरह से विकसित हो सकता हूं। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? प्राप्त करें। डिंग। सिस्टम सूचना। खिलाड़ी को परिवर्तन की दोगुनी शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। वस्तु परिवर्तन की शक्ति 1 बार उपयोग। विशेषता 2 गुना। विवरण शरीर की परिवर्तन शक्ति, शरीर के स्तर को दोगुना करना। आर्यन ने विशेषताओं को देखा और मन ही मन खुश हुआ। यह जेड पेंडेंट मेरे सिस्टम के साथ मिलकर बस कमाल है। पहले मैं भरपेट खा लूं, फिर मैं इसके अन्य कार्यों को आजमाऊंगा। यह एक अद्भुत दैवीय खजाना था। आर्यन को इसे पूरी तरह से समझना था। मीरा अभी भी हैरान थी। उसे बहुत दुहक हुआ। उसे लगा कि आर्यन बहुत क्रूर था। आर्यन ने उसे नजरअंदाज किया। उसने उसका पेट चीरा और आग जलाकर मांस भूनने लगा। आधे घंटे बाद सुगंधित बारबेक्यूड मांस तैयार हो गया। मीरा आर्यन के चारों ओर घूमती रही। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह लगातार लार निगल रही थी। वह एक छोटी लालची बिल्ली की तरह थी और काले गालों के साथ वह और भी शरारती और प्यारी लग रही थी। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें खाना है? मीरा ने जोर से सिर हिलाया, हाँ। आर्यन ने भुना हुआ मांस दिया और कहा, ले लो। उसने अपने लिए एक नई जांघ भुनी। मीरा ने जोर से निगला और कहा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, अगर मैं और मिर्च डालती तो और भी अच्छा होता। कि ही। आर्यन अवाक रह गया। पहले वह आर्यन से नाराज थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से एक छोटी खाने वाली बन गई थी। आर्यन को कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। एक जांघ भूनने के बाद जब वह उसे खाने ही वाला था, मीरा ने दयनीय भाव से आर्यन की ओर देखा, अपनी लार निगल ली और उसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे आंसू बहाने वाली हों। यह भाव, यह तुरंत मारक था। यहाँ आर्यन ने सांस छोड़ी। मुझे आश्चर्य है कि कौन किसका पूर्वज है। मीरा ने जांघ ली और फिर से खाने लगी। शाही राजधानी छोड़ने के बाद उसके आसपास के लोग एक एक करके गायब हो गए। उसने न जानने का नाटक किया, लेकिन वह बेहद डरी हुई थी। उसे पता था कि कोई उस पर हमला करने वाला है। उसे यह भी पता था कि शाही राजधानी में कुछ हुआ होगा, लेकिन उसने कहने की हिम्मत नहीं की। किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की। उसने पर्याप्त खाया या सोया नहीं था, लेकिन अब जब वह आर्यन के पास थी तो उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। पूर्वज से बेहतर उसकी रक्षा कौन कर सकता था? खाने के बाद मीरा ने संतुष्टि के भाव से अपना गोल पेट मला। वह पेड़ के ठूंठ के सहारे लेट गई और सो गई। सोने के तुरंत बाद वह नींद में बात करने लगी। पिताजी पिताजी। नहीं नहीं,
आह! उसका शरीर कांप रहा था और ऐंठ रहा था। फिर वह खिलखिला उठी। ही ही ही। पूर्वज, आप कितने मजेदार हैं। आप मेरे पूर्वज बिल्कुल नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास करूंगी? लेकिन मैं जुआन पैवेलियन जाना चाहती हूं, इसलिए मुझे एक अंगरक्षक की जरूरत है। सबसे अच्छा होगा अगर आप मेरे अंगरक्षक बन सकें। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? मैंने जानबूझकर इसे पकाया। हा हा हा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने इतनी प्यारी छोटी बिल्ली को क्यों मार दिया? भुना हुआ मांस स्वादिष्ट था। बहुत स्वादिष्ट। मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी खाया है, उनमें से सबसे स्वादिष्ट ही। धन्यवाद पूर्वज। वह लगातार बात करती रही। पता नहीं वह सच में कह रही थी या सिर्फ दिखावा कर रही थी। आर्यन को बगल में सुनकर थोड़ा अटपटा लगा। अंत में उसे मुस्कान के साथ चुप होते देख आर्यन भी मुस्कुराया। छोटी लड़की। फिर आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3255। वाह! यह सुनकर अच्छा लगा कि आप कहानी को हिंदी में उपन्यास शैली में सुनना चाहते हैं। मैंने आपके द्वारा प्रदान किए गए सभी चीनी नामों और शब्दों के हिंदी अनुवादों को स्थायी रूप से सहेज लिया है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कहानी को उसी तरह से प्रस्तुत किया जाए जैसे आपने अनुरोध किया है। कमल जेड पेंडेंट का रहस्य। यह सोना था या पत्थर, आर्यन तुरंत पहचान सकता था। आर्यन ने सबसे पहले एक खरपतवार उठाई, अपनी आत्मा ऊर्जा को सक्रिय किया और बोला, निगल जाओ। खरपतवार में हरे रंग के तरल की एक बूंद कमल के जेड पेंडेंट में समा गई। कुछ ही सेकंड बाद कमल का जेड पेंडेंट गहरे हरे रंग की रोशनी से चमक उठा। इतनी जल्दी? आर्यन ने तुरंत परिणाम देखा। गहन आत्मा घास। स्तर 1 की आत्मा घास। ओह धिक्कार है। एक खरपतवार को सीधे आत्मा घास में बदलना, यह बहुत जादुई है। आर्यन अत्यधिक सदमे में था। बदली हुई बिल्ली के खून की ताकत को दोगुना करना ज्यादा नहीं था, लेकिन एक सामान्य खरपतवार को आत्मा घास में बदलना, यह वास्तव में अद्भुत था। चलो देखते हैं कि एक पत्थर क्या बना सकता है। इसी तरह ग्रे तरल की एक बूंद भी कमल के जेड पेंडेंट में समा गई। कुछ ही देर बाद परिणाम सामने आया और यह सीधे एक छोटे से शोधन अयस्क में विकसित हो गया। यह ऐसा था मानो यह शक्ति का शुद्धतम रूप था। भले ही यह सिर्फ एक निशान था, इसे असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता था। खरपतवारों का विकास जलवायु, मिट्टी और पानी से अलग नहीं हो सकता था। इनमें बहुत कम मात्रा में आत्मा ऊर्जा होती थी और आत्मा ऊर्जा के इस निशान के कारण, जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था, कमल के जेड पेंडेंट ने स्वर्ग को धता बताते हुए विकसित हुआ। खरपतवार औषधि शोधन आत्मा घास में विकसित हुआ। पत्थर शोधन अयस्क में विकसित हुआ। रेत सुनहरी रेत में विकसित हुई। यहाँ तक कि सबसे सस्ती मिट्टी भी, जो हर जगह पाई जा सकती थी, एक बहुमूल्य काली मिट्टी में विकसित हुई जिसका उपयोग आत्मा घास और आत्मा फूलों की खेती के लिए किया जाता था। यह सब एक छोटे से जेड पेंडेंट से विकसित हुआ था। यह सबसे अद्भुत विकास है जो मैंने कभी देखा है, यहाँ तक कि सिस्टम से मिलने वाले पुरस्कारों से भी अधिक अद्भुत, आर्यन ने खुद से कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ तक कि दैवीय पंथ के उपपंथ के मास्टर भी इसे चाहते हैं।
मैं निश्चित रूप से दूसरों को इस चीज के उपयोग के बारे में नहीं बता सकता। आर्यन एक आदमी की दौलत के कारण मुसीबत में पड़ने के तर्क को बहुत स्पष्ट रूप से जानता था। एक बार जब इसके चमत्कारी प्रभाव दूसरों को पता चल जाते तो वह शायद इस विमान में हर किसी का लक्ष्य बन जाता। चलो देखते हैं कि यह और क्या विकसित कर सकता है। आर्यन ने एक पत्ती उठाई। जेड पेंडेंट को विकसित करने के लिए चाहता था, लेकिन जेड पेंडेंट ने प्रतिक्रिया नहीं दी। यह काम करना बंद कर दिया। क्या एक दिन की योजना की कोई सीमा है? उसने उस चीज को देखा जो अभी अभी विकसित हुई थी। रूपांतरण बिल्ली वाले को मिलाकर कुल 9 बार। क्या यह एक दिन की संख्या है? यह सभी प्रकार के तरल पदार्थों को अवशोषित करके विकसित होता है। आर्यन के दिमाग में अचानक एक शैतानी विचार आया। उसने बुदबुदाया, मुझे अचानक एक साहसिक विचार आया है। उसने अपनी जांघ पर एक नजर डाली। मुझे आश्चर्य है कि यह किसमें विकसित हो सकता है। अरबों का बच्चा, बाहर आओ। तो भविष्य में आर्यन थोड़ा शैतानी था। यह जेड पेंडेंट इस दुनिया में कुछ भी निगल सकता था। आदिम संसार में आर्यन के रक्तसार में स्वर्ग विरोधी शक्ति थी, लेकिन इस दुनिया में क्या? क्या यह विकसित हो सकता था? आह, मैं इसे अभी कोशिश नहीं कर सकता। अन्यथा मैं वास्तव में इसे एक कोशिश दूंगा, आर्यन बुदबुदाया। अभी वह एक खजाने की खोज करने वाले की तरह था, हर एक जगह का पता लगाना चाहता था। अगर उसका रक्तसार वास्तव में एक मजबूत शक्ति में विकसित हो सकता था, तो भविष्य में उसके लिए खेती करना बहुत आसान हो जाएगा। आर्यन एक दीवाना था। जब तक वह मजबूत हो सकता था, रक्तसार का क्या फर्क पड़ता था? वह मजबूत होने के लिए सब कुछ त्याग देगा। वह अब शाश्वत जीवन महल में था, आदिम संसार के बाहर की एक दुनिया में, और उसके पास ऐसा शक्तिशाली हत्या प्रणाली था। अगर वह अतुलनीय रूप से मजबूत नहीं हो सकता था और रहस्यमय सम्राट को दबाने की शक्ति नहीं रखता था, तो आदिम संसार में लौटने का क्या मतलब था? वह अपने भाई को अपने सामने पहचानने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। वह स्वर्गीय जाति द्वारा खेले जाने के बाद वापस लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। इस तरह जीने का कोई मतलब नहीं था। आर्यन ने कमल जेड पेंडेंट को कसकर पकड़ा और बुदबुदाया, मेरे लौटने का इंतजार करो। जिस दिन मैं लौटूंगा, मैं निश्चित रूप से दुनिया को उलट दूंगा और स्वर्ग क्षेत्र को एक मृत क्षेत्र में बदल दूंगा। युवा मास्टर का शव। इतने बड़े हथेली के निशान। यह कौन सी हथेली कला है? युवा मास्टर के शव को वापस ले जाने के लिए 2 लोगों को भेजें। आप बाकी पीछा करना जारी रखें। कुछ सरल शब्द। 10 से अधिक काली आकृतियां मौके पर ही गायब हो गईं और पागलों की तरह पीछा करने लगीं। अगली सुबह आर्यन और जुआन यू ने अपनी यात्रा जारी रखी। दोनों जल्दी नहीं चले। बूढ़े पूर्वज, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो मांस भूने। जुआन यू की आंखें चमक उठीं जब उसने आर्यन को देखा। अब वह आर्यन को अपना व्यक्तिगत रसोइया मानती थी। आर्यन ने उसे अपनी आंखें घुमाकर कहा, क्या तुमने अभी अभी खाना खत्म नहीं किया? तुम्हें भूख क्यों लगी है? अपने पेट को देखो। अगर तुम नहीं जानती, तो तुम सोचोगी कि तुम 10 महीने से गर्भवती हो। अगर तुम ऐसे ही खाती रहोगी, तो तुम्हारे पेट में जन्म हो जाएगा। जुआन यू ने अपने गोल पेट को देखा और कहा, अगर मुझे जन्म देना भी पड़ा, तो वह तुम्हारा होगा। जैसे ही उसने बात की, उसका चेहरा लाल हो गया। आर्यन ने अवमानना से सूंघा और कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी नहीं लूंगा। जुआन यू बहुत सुंदर थी। कोई भी आदमी उसकी सुंदरता को देखकर चल नहीं पाता, लेकिन आर्यन प्यार के बारे में नहीं,
बल्कि मजबूत होने और बदला लेने के बारे में सोच रहा था। जुआन यू ने अपना छोटा मुंह फुलाया और उसका चेहरा असंतोष से भरा था। आर्यन ने शेष आधी जांघ को उतार दिया और कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। भुना हुआ मांस मैं तुम्हें भरकर मार डालूंगा। एक बार फिर उसने आग जलाई। जुआन यू फिर से खुशी से उछल पड़ी, एक गाना गुनगुनाते हुए कहा, मैं एक खुश छोटी मोटी बनना चाहती हूँ। आर्यन ने मांस भूनते हुए कमल जेड पेंडेंट निकाला। एक नया दिन, यह 9 बार विकसित हो सकता है। इस बार आर्यन के विचार चले और रक्तसार की एक बूंद संघनित हुई। रक्तसार कमल जेड पेंडेंट द्वारा अवशोषित कर लिया गया। आर्यन चुपचाप इंतजार कर रहा था, लेकिन कमल जेड पेंडेंट एक लाल रोशनी से चमक उठा और फिर से नहीं हिला। धिक्कार है, क्या हो रहा है? क्या मेरा सार रक्त मिट्टी से भी हीन है? मिट्टी भी विकसित हो सकती है, लेकिन मेरा रक्तसार विकसित नहीं हो सकता। आर्यन थोड़ा उदास था। आदिम संसार में उसका रक्तसार बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इस विमान में सिस्टम कमल जेड पेंडेंट की संचालन प्रक्रिया को नहीं देख सका। आर्यन ने हार नहीं मानी और रक्तसार की एक और बूंद संघनित की, लेकिन इस बार कमल जेड पेंडेंट ने उसे अवशोषित नहीं किया। धिक्कार है, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? या ऐसा हो सकता है कि जेड पेंडेंट में रक्तसार अभी तक विकसित नहीं हुआ है और दूसरी विकास स्वीकार नहीं कर सकता है? आर्यन बुदबुदाया। अचानक उसकी भौहें फड़क उठीं क्योंकि उसने चुपचाप जेड पेंडेंट को रख दिया और जमीन पर पड़ी आग की छड़ी उठाई। वह अचानक मुड़ा। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, धमाका। आग की छड़ी फेंक दी गई। अंधेरे जंगल में एक शक्ति निकली और आग की छड़ी को एक तरफ कर दिया। जुआन यू चौंक गई, क्या हुआ? आर्यन ने कहा, कोई आ रहा है। उसी पल में उसने हत्या की भावना महसूस की। यह भी इसी समय था। 1 दर्जन से अधिक काले कपड़े पहने हुए लोग अंधेरे से बाहर निकले, उनकी आंखें जुआन यू पर टिकी हुई थीं। जुआन यू ने उनके कपड़ों पर सुंदरता देखी और उसकी आंखें तन गईं जब उसने कहा, चेन परिवार के रक्षक। राजकुमारी, आपकी नजरें खराब नहीं हैं। जब तुम जानती हो कि हम चेन परिवार के रक्षक हैं, तो आज्ञाकारी रूप से हमारे साथ वापस आ जाओ। जुआन यू धीरे धीरे आर्यन की ओर झुक गई। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रही हूं। यह भी इसी क्षण था। वाह वाह! क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3256। मैं समझ गया हूं।
मैं इस पैसेज को उपन्यास शैली में हिंदी में अनुवादित करूंगा और सभी चीनी नामों को उनके स्थायी हिंदी समकक्षों में बदल दूंगा। एक जानलेवा मुठभेड़। दो लोहे के पंजे शुआन यू की हंसली को दबोचने ही वाले थे कि तभी आर्यन बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। उसने उन दोनों लोहे के पंजों पर 2 बार वार किया। धड़ाम धड़ाम। लोहे के पंजे गिराने के बाद आर्यन ने शुआन यू को अपने पीछे छिपा लिया और हल्के से कहा, डोनट शो योर हेड। क्या यह अंतर्बोध रहस्यलोक है? इस स्तर की खेती के साथ तुम नायक बनने की हिम्मत करते हो? आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति आराम से बाहर आया। आसपास के 1 दर्जन चेन परिवार के रक्षक भी धीरे धीरे उन्हें घेरने लगे। उनमें से हर कोई कम से कम अंतर्बोध रहस्यलोक के पहले स्तर पर था, जो आर्यन से कहीं अधिक था। आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति आर्यन को तिरस्कार भरी नजर से देखता रहा और बोला, छोकरा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। उसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। शुआन यू ने तुरंत आर्यन के कपड़े कसकर पकड़े और सिर हिलाया, दादा, मुझे मत छोड़ना। दादा? हाँ हाँ हाँ। आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति जोर से हंसा, आपकी महारानी, क्या यह तुम्हारे शुआन परिवार के दादा हैं? हाँ हाँ हाँ। अंतर्बोध रहस्यलोक का एक कचरा। अगर वह तुम्हारे शुआन परिवार के दादा हो सकते हैं, तो मेरे सभी भाई यहाँ तुम्हारे दादा बन सकते हैं। सबसे कम खेती अंतर्बोध रहस्यलोक के तीसरे ग्रेड पर थी और उनकी ताकत आर्यन से पूरी तरह से ऊपर थी। आर्यन ने माथा सिकोड़ा। आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति तिरस्कार भरे अंदाज में बोला, छोकरा, हट जाओ रास्ते से। शुआन यू ने आर्यन के कपड़े कसकर पकड़े हुए सिर हिलाया। आर्यन ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेता की आंखें भयावह हो गईं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? जैसे ही उसने बात खत्म की, धड़ा। नेता के बगल के 2 रक्षकों ने अचानक हमला किया। उनके हाथों में आत्मा निष्कर्षक हुक थे और उन्होंने आर्यन पर बाईं और दाईं ओर से हमला किया। धड़ाम धड़ाम। राज्य का दबाव आर्यन पर हावी हो गया। आर्यन का शरीर थोड़ा झुका। तत्काल, बिना किसी हिचकिचाहट के, उसने कहा, रूपांतरण शक्ति, खुल जाओ। धड़ाम। उसकी ताकत दोगुनी हो गई और एक बदलती हुई बिल्ली की तरह वह तुरंत एक शक्तिशाली शारीरिक रूप में बदल गया। रूपांतरण शक्ति उसके शरीर से निकली और आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कच कच कच। एक धमाका हुआ। उसकी आभा में एक विशाल परिवर्तन हुआ। अपनी मुट्ठियां घुमाते हुए उसने एक एक करके दोनों शाही रक्षकों को मुक्का मारा। धड़ाम धड़ाम। 2 भारी वार से दोनों शाही रक्षक जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से खून निकल रहा था। उनके सिर के ऊपर की HP बार भी तेजी से खाली हो गई, लेकिन वे मरे नहीं थे। उसकी कमजोरी का फायदा उठाओ और उसे मार डालो। आर्यन रुका नहीं। वह आगे बढ़ा और 2 और मुक्के मारे। धड़ाम धड़ाम। उसकी HP लगभग खाली हो गई थी। डिंग। खिलाड़ी आर्यन द्वारा चेन परिवार के शाही रक्षकों को मारने के लिए बधाई। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? डिंग। खिलाड़ी आर्यन द्वारा चेन परिवार के शाही रक्षकों को मारने के लिए बधाई। क्या आप स्तर को अवशोषित करना चाहते हैं? अवशोषित करो। आर्यन ने अपना मन बदला। डिंग। खिलाड़ी आर्यन के स्तर ऊपर करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर अंतर्बोध रहस्यलोक का 3रा ग्रेड। उसने तुरंत 3 स्तर ऊपर कर लिए। उसे किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं थी, यह बस इतना ही शानदार था। आर्यन उत्साहित था। यह हत्या प्रणाली बहुत अद्भुत है।
जब तक मैं अपने से मजबूत किसी को मारता हूं, मैं तुरंत दूसरे पक्ष का राज्य प्राप्त कर सकता हूं। अद्भुत! उसे अब स्तर ऊपर करने की कठिनाई के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। आगे बढ़ना मुश्किल है। मारने के लिए एक रैंकर ढूंढो और तुरंत आगे बढ़ो। जब आर्यन ने उन दोनों को मारा तो आसपास के सभी रक्षक गुप्त रूप से चौंक गए। आर्यन केवल अंतर्बोध रहस्यलोक के पहले चरण में था, लेकिन वह दो मुक्कों से अपने से अधिक खेती वाले व्यक्ति को मारने में सक्षम था। साफ और सुथरा। ऐसा लग रहा था कि यह अंतर्बोध रहस्यलोक के तीसरे चरण के साधक का काम बिल्कुल नहीं था। आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति थोड़ा चौंक गया, अपनी ताकत छिपा रहा है। व्यक्ति ने आर्यन को घूरकर देखा और उदासीनता से कहा, एक बाघ जो एक सूअर होने का ढोंग कर रहा है ताकि एक बाघ को खा सके। ठीक है, तो मुझे देखने दो कि तुम्हारे इस बाघ की कितनी कीमत है। चलो एक साथ हमला करें। चेन हाओहाई ने मौत का आदेश दिया था। यदि वे गहरे जेड को वापस नहीं ला सके तो उनके लिए केवल एक ही परिणाम था, और वह था मौत। न केवल वे बल्कि उनके परिवार भी। वे खुद को और अपने परिवारों को बचाने के लिए केवल गहरे जेड को वापस ला सकते थे। इसलिए आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने बस एक साथ हमला किया। रब, तुम नियमों के अनुसार नहीं खेल रहे हो। आर्यन का दिल कांप गया। उसने सोचा कि अंतर्बोध रहस्यलोक के तीसरे चरण के शाही रक्षक की मौत के बाद वह चौथे या पांचवें चरण के अंतर्बोध रहस्यलोक के शाही रक्षक को भेजेगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे एक साथ हमला करेंगे। दोहरी ताकत निश्चित रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन एक साथ इतने सारे लोगों से निपटने के लिए यह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। इसके अलावा आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति अंतर्बोध रहस्यलोक के ऊपर था। वह एक छोटा बॉस था। जिस क्षण से वह बाहर आया, आर्यन ने उसके शरीर पर एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकते हुए देखी। बॉस प्रभामंडल। मारो। 13 लोग एक ही समय में झपटे। आर्यन ने जल्दी से सिस्टम खोला और देखा, अंतर्बोध रहस्यलोक का चौथा चरण, अंतर्बोध रहस्यलोक का पांचवां चरण, अंतर्बोध रहस्यलोक का छठा चरण, अंतर्बोध रहस्यलोक का सातवां चरण। एक एक करके शाही रक्षकों के स्तर और स्वास्थ्य आर्यन के मन में आ गए। एक एक स्तर। आर्यन ने मन ही मन गुप्त रूप से कहा। उसने ज्यादा स्तर पार करने की हिम्मत नहीं की। उसके पास ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए वह एक बार में एक ही स्तर पर जा सकता था। अंतर्बोध रहस्यलोक के चौथे चरण पर ताला लगाने के बाद आर्यन का शरीर हिल गया, विस्फोटक रूप से आगे बढ़ा। बाम! एक मुक्के से अंतर्बोध रहस्यलोक के चौथे चरण के शाही रक्षक ने एक ही समय में लिन फेई की ओर झपट्टा मारा। धड़ाम! आर्यन ने उनमें से एक को जमीन पर पटक दिया और उसी समय उसकी पीठ भी रोशन हो गई। उसकी त्वचा और मांस फट गए थे और दर्द असहनीय था। उसका एचपी बड़ी मात्रा में कम हो गया था, लेकिन जैसे उसे महसूस ही न हुआ हो, आर्यन ने एक बार फिर पूरी ताकत से मुक्का मारा। बाम! मर जाओ। डिंग! खिलाड़ी आर्यन द्वारा चेन परिवार के शाही रक्षकों को मारने के लिए बधाई। क्या आप स्तर को अवशोषित करना चाहते हैं? हाँ सर। डिंग! खिलाड़ी आर्यन के स्तर ऊपर करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर अंतर्बोध रहस्यलोक का चौथा चरण। स्तर ऊपर होने से सभी गुण ठीक हो गए। सभी नुकसान ठीक हो गए। जो घाव मूल रूप से कटकर हड्डियों तक पहुंच गए थे, वे पलक झपकते ही ठीक हो गए। एक भी निशान नहीं बचा था। तलवार के घाव, चाकू के घाव और हुक के घाव सभी एक जैसे थे। आर्यन एक कदम पीछे कूदा,
अपने ऊपरी शरीर के कपड़े फाड़े और उत्साह से हंसा। फिर से हर कोई दंग रह गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, कुछ हद तक भौंचक्के रह गए। हालांकि उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और एक बार फिर आगे झपटे। इस बार यह और भी भयंकर था। मारो! आह! आकाशगंगा तलवार तकनीक। सभी प्रकार की शक्तिशाली चालें जारी की गईं और वे सभी घातक मारने वाली चालें थीं। उन्होंने आर्यन को कोई मौका ही नहीं दिया। उन्हें झपटते हुए देखकर आर्यन नहीं भागा, बल्कि उनसे भी ज्यादा पागलपन से आगे झपटा। आओ! बाम! एक बार फिर उसने अंतर्बोध रहस्यलोक के 5वें चरण के शाही रक्षकों पर ताला लगा दिया। कोई अन्य चाल नहीं थी, बस एक भयंकर मुक्का जमीन पर। फिर पूरी ताकत से उसने उन्हें भयंकर रूप से मारा, ठीक वैसे ही जैसे सड़कों पर लड़ते हैं। अगर उसने किसी को पकड़ लिया तो वह उसे पीट पीट कर मार डालेगा। इसी तरह आर्यन को भी एक जोरदार वार लगा। उसकी हड्डियां टूट गईं, खून फव्वारे की तरह बह निकला और उसका जीवन पतले धागे से लटका हुआ था। हालांकि आर्यन जोर से कूदा। सिस्टम एक बार फिर बज उठा। डिंग! खिलाड़ी आर्यन के स्तर ऊपर करने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर अंतर्बोध रहस्यलोक का 5वां चरण। उसके पूरे शरीर के घाव एक बार फिर पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं था। इस बार शाही रक्षक डर गए थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या इस शुआन यू के बारे में और बताऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3257। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एक बार हुआ तो संयोग था। अगर यह 2 बार हुआ तो यह संयोग नहीं हो सकता। यह देखकर कि आर्यन लॉन्ग एफीआई की पीठ का घाव एक बार फिर भर गया था, बिना किसी निशान के, उन्होंने आर्यन को ऐसे देखा मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या यह इंसान है या भूत? यह कैसे हो सकता है? यह किस तरह का शरीर है? असंभव! यह तो केवल सूक्ष्म उद्घाटन अवस्था में है। इसके लिए इतना नुकसान झेलना और तुरंत ठीक होना असंभव है। क्या आप लोग इसकी खेती जानते हैं? पहले यह सूक्ष्म उद्घाटन के पहले चरण में था, लेकिन अब यह सूक्ष्म उद्घाटन के 5वें चरण में है। क्या चल रहा है? भूत! यह एक भूत है। कुछ डरपोक शाही रक्षकों के पैर कांपने लगे। चोटों से पल भर में उबरना ऐसी बात नहीं थी जो कोई इंसान कर सके। श्वान यू XUAN वायु ने उत्साहित चेहरे के साथ आर्यन लॉन्ग एफीआई को देखा। पुरखे, आप कर सकते हैं। वास्तव में पुरखे ही हैं। श्वान यू भी इसे समझ नहीं पाई, लेकिन उसके दिल में आर्यन बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली। वह तो थोड़ी उसकी पूजा करने भी लगी थी। चेन परिवार के शाही रक्षक किस तरह के अस्तित्व थे? राजवंश में वे एक हमेशा जीतने वाली सेना थे, बिना किसी हार के। जब तक कोई भी मिशन उन्हें सौंपा जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो पूरा न हो सके। जब उसने चेन परिवार के शाही रक्षकों को देखा तो वह डर गई। लेकिन आर्यन की 2 हत्याओं ने चेन परिवार के शाही रक्षकों को पूरी तरह से कुचल दिया था। बहुत शक्तिशाली। 16 साल की उम्र में वह आर्यन को एक नायक की तरह पूजती थी। नेतृत्वकर्ता ने भौहें सिकोड़ी। उसने आर्यन की हर हरकत को बहुत स्पष्ट रूप से देखा था और उसका दिमाग लगातार विश्लेषण कर रहा था। लेकिन
वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि आर्यन ने एक व्यक्ति को मारने के बाद कैसे प्रगति की। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके शरीर पर लगे घाव तुरंत कैसे ठीक हो गए। हालांकि शाही रक्षकों के कप्तान के रूप में मिशन ही सब कुछ था। विफलता का मतलब मौत था, विनाश। इसलिए वे कभी असफल नहीं हुए। उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, चलो। शेष 11 लोगों की आंखें काली हो गईं और उन्होंने दांत पीसे जैसे ही उन्होंने आर्यन को घेर लिया। आर्यन के होठों पर मुस्कान आ गई और वह हल्के से हंसा, छोटे कचरे, जल्दी आओ। 11 लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक बार फिर एक साथ बाहर निकल पड़े। आर्यन ने खुद पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब सूक्ष्म उद्घाटन के 6ठे स्तर पर हूं। आर्यन बाहर निकला। इसी क्षण समूह का नेता भी हिल गया। धड़ाम! वह सीधे श्वान यू के पीछे उतरा और उसके बाल पकड़ लिए। एक जोरदार खिंचाव के साथ उसने श्वान यू की गर्दन पर जहर से ढंगा एक खंजर रख दिया। एक और हिलने की कोशिश करो। आर्यन का शरीर धंसा और वहीं रुक गया। 11 एक साथ आगे बढ़े और आर्यन को जमीन पर दबा दिया। हम्फ! तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मौत को बुलावा दे रहे हो? नेता ने अचानक श्वान यू को छोड़ दिया और अपने बाएं मुट्ठी से आर्यन के पेट पर वार किया। उह! आर्यन ने खून का एक घूंट थूका। उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसका पहले से ही टूटा हुआ दांतियन अब और भी टूट गया था। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। पुरखे! श्वान यू चिल्लाई, पास आने के लिए तड़प रही थी। नेता ने अपने दाहिने हाथ में खंजर श्वान यू की ठुड्डी पर रखा, हिलने की कोशिश करो। श्वान यू भी रुक गई। नेता की आंखें विकृत हो गईं। उसने श्वान यू को वासना की एक झलक के साथ देखा, राजवंश की नंबर 1 सुंदरता। मुझे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन आज देखकर मुझे विश्वास हो गया। तुमने मेरे 4 भाइयों को मार डाला। आज मुझे अपने उन भाइयों को जो अभी भी जीवित हैं, एक अच्छा समय देना होगा। चीर! उस आदमी ने श्वान यू के बाहरी कपड़े को हिंसक रूप से फाड़ दिया, जिससे बर्फसफेद त्वचा का एक बड़ा क्षेत्र और एक सफेद रेशमी दुपट्टा सामने आ गया। 16 साल की उम्र में वह पहले से ही परिपक्व थी। उसकी बर्फसफेद त्वचा ने उन्हें अपनी लार निगलने पर मजबूर कर दिया। एक एक करके उन्होंने एक उत्साहित और विकृत मुस्कान का खुलासा किया। राजकुमारी वास्तव में एक राजकुमारी है। उसकी त्वचा आनंद वसंत आंगन की महिलाओं की तुलना में हजारों गुना बेहतर है। हाँ हाँ हाँ, मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बॉस, तुम पहले जाओ। का। वे सभी जानवर थे। श्वान यू के आंसू भी बह निकले। उसने अपने हाथों से अपनी छाती को पकड़ा और उसका शरीर कांप रहा था। नेता ने उसकी दयनीय सूरत देखी, उसकी ठुड्डी पकड़ी और वासना भरी मुस्कान के साथ कहा, पहले तुम इतनी ऊंची और महान थीं कि सभी को तुम्हारे सामने घुटने टेकने पड़ते थे। अब मेरे लिए घुटने टेको। धड़ाम! उस आदमी ने अचानक जोर से दबाया। श्वान यू सीधे जमीन पर घुटने टेक गई, सीधे नेता की कमर के स्तर पर। चेन परिवार के शाही रक्षक कभी हारे नहीं थे। उनकी विफलता का मतलब मौत था। वे हमेशा सफल रहे थे और वे हमेशा भोगी रहे थे। यह शाही रक्षकों का नियम था। जैसे किसी शहर पर हमला करना, वे 3 दिन और 3 रात तक शहर में पागल हो जाते थे। अब जब उन्होंने राजकुमारी को पकड़ लिया, तो वे भी पागल हो जाएंगे। बस करो, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। नेता ने अपनी आंखें घुमाईं, आर्यन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मारा? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम हमें उसे बर्बाद करते हुए देखो। जब हम कर लेंगे तो क्या तुम भी अच्छा समय बिताना चाहते हो? तुम भी दुनिया की ऐसी अद्भुत चीज को छोड़ना नहीं चाहते, है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। सभी हंसने लगे। आर्यन की आंखें क्रूर थीं और उसकी आंखें लाल थीं। क्रोध उमड़ पड़ा। नेता ने घृणित रूप से उपहास किया और कहा, क्या क्या तुम गुस्सा होना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ। एक और उपहास। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। तथागत देव। इससे पहले कि वह इसे छोड़ पाता, वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा और अचानक हमला किया। उसका दाहिना हाथ आर्यन के पेट की ओर बढ़ा। उसी समय अचानक आर्यन की बाहों में कमल का लटकन अचानक एक लाल रोशनी से चमक उठा। लाल रोशनी तेज चमकी। यह आसमान में फट गया। उसी समय सिस्टम की आवाज आई। डिंग। सिस्टम अधिसूचना विकास पूर्ण। विकास पूर्ण? किसका विकास पूर्ण? आर्यन ने अचानक सोचा कि उसने कमल जेड लटकन को निगलने के लिए खून की एक बूंद कैसे छोड़ी थी, लेकिन यह किसी भी परिणाम में विकसित नहीं हुआ था। उसने सोचा था कि उसका रक्तसार बेकार था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अचानक अपना विकास पूरा कर लेगा। यह किसमें विकसित हुआ? आर्यन ने कमल जेड लटकन के अंदर मानवाकार के बच्चे को देखा। धिक्कार है। जो मैंने अभी अवशोषित किया वह खून था, सार नहीं। कैसे? कैसे? एक छोटे बच्चे में विकसित हो गया। एक बच्चे का क्या उपयोग है? क्या यह मुझे धोखा देने के लिए है? क्या मैं इसे नहीं चाहता? आर्यन को अपने दिल में थोड़ा कड़वाहट महसूस हुई। इस समय नेतृत्वकर्ता की मुट्ठी पहले ही आर्यन के पेट पर लग चुकी थी। हालांकि इस क्षण में छोटी गुड़िया ने अपनी आंखें खोली। हम्फ। तुम मेरे पिता को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। छोटी गुड़िया अचानक हिली और सीधे आर्यन के पेट पर उतर गई। उसने कहीं से एक लंबा भाला निकाला और जोरदार तरीके से उस आदमी की मुट्ठी की ओर भेदा। बैम। कच कच कच। हड्डियों के टूटने की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। नेता का दाहिना हाथ सीधा हो गया और एक लंबा भाला हड्डी के केंद्र में उसके अस्थि मज्जा में घुस गया। उस क्षण में उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसका शरीर पीछे हट गया। लंबा भाला उसके अस्थि मज्जा से बाहर निकाला गया और उस क्षण में उसकी आंखें लगभग फट गईं। उसका शरीर पागलों की तरह कांप उठा और उसने एक चीख निकाली। यह एक अत्यंत दुखद चीख थी। आह! आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3258। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। सुनो, एक भाला हड्डियों के मज्जे से खींचकर निकाला गया। कल्पना करो यह कितना दर्दनाक होगा। अवर्णनीय असहनीय पीड़ा थी वह। इससे भी बढ़कर वह आर्यन के सामने खड़ा मुखिया उस छोटे बच्चे को देख ही नहीं पा रहा था, नहीं उस भाले को। उसे तो बस इतना महसूस हुआ कि कोई हथियार उसकी हड्डियों के मज्जे में घुस गया है और फिर उसे बाहर खींच लिया गया। मुखिया दर्द से कराह उठा। उसने अपना हाथ काटने की कोशिश की, पर उसमें रत्ती भर भी जान न बची थी। उसका चेहरा कागज सा सफेद पड़ गया था, यहाँ तक कि उसके बाल भी कांप रहे थे। ठंडे पसीने में लथपथ वह आर्यन को घूर रहा था। फिर उसकी नजर आर्यन के पेट पर पड़ी। तुम
तुम। आसपास के लोग भी हक्के बक्के रह गए। आर्यन ने तो कुछ किया ही नहीं था, फिर मुखिया को अचानक इतनी गंभीर चोट कैसे लग गई? खुद आर्यन भी थोड़ा असमंजस में था। हाँ है, मेरे पिताजी को चोट पहुंचाओगे? फिर से आओ। ही देखें कौन किसे चोट पहुंचाता है। छोटा बच्चा उछल पड़ा, बिल्कुल कार्टून के छोटे नटखट की तरह, अपनी लाल फुंदे वाली गदा को खुशी से लहराते हुए। आर्यन और भी भौंचक्का रह गया, बोला, यह बच्चा तुम्हें इतनी बुरी तरह से घायल कर गया? छोटे बच्चे ने आत्मविश्वास से कहा, वह पहले पिताजी को चोट पहुंचाना चाहता था। रुको, पहले मुझे बताओ तुम्हारे पिताजी कौन हैं? आर्यन की खोपड़ी सुन्न पड़ गई। छोटा बच्चा बोला, आप पिताजी? कहीं आप मुकर तो नहीं रहे? कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? आप कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और अंत में वह तुरंत फूट फूट कर रो पड़ा। आर्यन का सिर फटने को था। पहले रोना बंद करो, मुझे पहले पूछने दो। छोटा बच्चा, वाह वाह वाह, पिताजी मुझे नहीं चाहते, पिताजी मुझे नहीं चाहते, वाह वाह। उसने आर्यन को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। बच्चे का रोना सुनकर आर्यन को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा, और उसने कहा, मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहता। छोटा बच्चा तुरंत रोना बंद कर दिया और बोला, सच में? क्या आप सच में मुझे चाहेंगे? आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, है ना? मैं अनाथ नहीं बनना चाहता। मैं बिना माँ बाप के अकेले बड़ा नहीं होना चाहता। धत तेरे की! क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? आर्यन ने गुस्से में कहा। उसे लगा कि वह भी ऐसे ही बड़ा हुआ था। उसका कोई सहारा नहीं था और उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। वह एहसास सचमुच बहुत बुरा था। छोटे बच्चे ने गंभीर भाव से कहा, आप ऐसे ही बड़े हुए हैं पिताजी, इसलिए आपको मेरा और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला, तो मैं आपको एक बेटे का प्यार और दुलार दूंगा। यह कितना अजीब लग रहा है? आर्यन बुदबुदाया। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं तुम्हें पालूंगा। हालांकि एक बात है जो मुझे जाननी है। बच्चे ने आंखें बड़ी करके आर्यन की ओर देखा। पिताजी बताइए। मुझे अभी पिताजी मत बुलाओ, आर्यन ने कहा। छोटा बच्चा तुरंत फिर से रोने लगा और बोला, पिताजी मुझे नहीं चाहते, पिताजी मुझे नहीं चाहते। आर्यन, रो मत, तुम मुझे जो चाहो बुला सकते हो, ठीक है? छोटी गुड़िया ने कहा, तो मैं क्या बुलाऊंगा? आर्यन डर गया और बोला, रो मत, जो चाहो बुलाओ। छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा और बोला, पोता। आर्यन, अभी बाहर आओ। अगर मैंने तुम्हारी धुनाई नहीं की तो मैं अपना उपनाम बदल दूंगा। बुजुर्ग क्रोधित हो उठा। छोटे बच्चे ने कहा, यह आप ही थे जिसने कहा था कि जो चाहो बुलाओ। आर्यन, छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा और बोला, पिताजी गुस्सा मत होइए। मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। आप मेरे प्यारे पिताजी हैं, मेरे सबसे अच्छे पिताजी हैं, दुनिया के सबसे हैंडसम पिताजी। आर्यन का गुस्सा गायब हो गया। फिर से कहो, खासकर आखिरी वाक्य। छोटे बच्चे ने कहा, आप मेरे सबसे हैंडसम पिताजी हैं। अब ठीक है, आर्यन ने कहा, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, तो मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, तुम्हें किसने जन्म दिया? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। आर्यन ने सिर्फ एक बूंद रक्त सार दिया था। कमल जेड पेंडेंट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, है ना? इसके अलावा आर्यन कितना भी मंदबुद्धि क्यों न हो,
वह जानता था कि एक नए जीवन को जन्म देने के लिए शुक्राणु को अंडे के साथ मिलना होता है। फिर 10 महीने की गर्भावस्था होती है। यहाँ तो कितने मिनट ही हुए थे। 10,000 कदम पीछे हटकर देखें, यह एक अलग दुनिया थी। सब कुछ संभव था। हालांकि यह बच्चा जन्म से ही बोल सकता था, नखरे कर सकता था और रोने का नाटक कर सकता था। इससे भी कमाल की बात यह थी कि वह लोगों को चोट भी पहुंचा सकता था। क्या ऐसा कमाल का बच्चा होता है? प्रतिभाशाली, महाप्रतिभाशाली, राक्षस, ये शब्द उसे बिल्कुल भी परिभाषित नहीं कर सकते थे। छोटे बच्चे ने कहा, आपने उसे जन्म दिया है। आर्यन, वह फिर से अवाक रह गया। मैं एक आदमी हूं, मैं बच्चे को क्यों जन्म दूंगा? छोटे बच्चे ने कहा, फिर मुझे नहीं पता। ठीक है। आर्यन ने कहा, तुम्हारी माँ कौन है? छोटे बच्चे ने कहा, आप। आर्यन, उसका सिर फटने को था। क्या मैं पिता और माँ हूं? वह बच्चों को जन्म भी दे सकता था। आर्यन का दिमाग थोड़ा घूम गया था। उसने उस छोटे बच्चे को देखा जिसने एक गुड़िया का अंतर्वस्त्र पहना था और एक लहराती हुई चाबुक थी। समय समय पर वह लाल फुंदे वाली गदा से खेलने लगता था। अगर उसके पैरों के नीचे पवनअग्नि चक्र नहीं होते तो आर्यन को लगता कि वह नटखट था जो कमल से परिवर्तित हो गया था। कमल के बारे में सोचते हुए आर्यन का दिल धड़क उठा। जेड पेंडेंट। उसने अपनी छाती छुई। कुछ भी नहीं था। आर्यन ने तुरंत पूछा, जेड पेंडेंट कहाँ है? छोटे बच्चे ने कहा, कौन सा जेड पेंडेंट? मुझे नहीं पता। आर्यन ने कहा, वह जेड पेंडेंट जिसने अभी अभी तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हें कैसे नहीं पता? यह तो अभी यहीं था। यह कैसे गायब हो गया? छोटा बच्चा बोला, मुझे नहीं पता। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आपके पास दादी हैं खाने को? आर्यन। और इसी समय मुखिया ने दर्द सहन किया और आर्यन को घूरते हुए भारी आवाज में कहा, उसे मार डालो। आर्यन के शरीर में बहुत सी अजीब चीजें थीं। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसके घाव तुरंत ठीक हो गए थे। अभी अभी का वार तो लगभग उसकी जान ही ले चुका था। आर्यन का शरीर बहुत ही अजीब था। उसे पहले छुटकारा पाना होगा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। 11 ने एक साथ हमला किया, आर्यन के पूरे शरीर पर वार किया। तुम फिर से मेरे पिताजी को चोट पहुंचाना चाहते हो? पुनः, अगर मैंने तुम्हें अपनी काबिलियत नहीं दिखाई तो क्या तुम सोचते हो कि मेरे पिताजी को धमकाना आसान है? छोटा बच्चा अचानक खड़ा हो गया और उसके हाथ में लाल फुंदे वाली गदा हिल उठी। जैसे ही उन लोगों के हमले आर्यन के शरीर पर पड़े, धमाका धमाका धमाका। छोटे बच्चे ने लाल फुंदे वाली गदा लहराई और भाले की परछाइयां फूट पड़ी। फिर एक एक करके शाही रक्षकों के गले भाले से छेद दिए गए और उनके शरीर हवा में उड़ गए। धमाका धमाका धमाका। उनमें से प्रत्येक को दर्जनों मीटर दूर एक बड़े पेड़ से कील की तरह गाड़ दिया गया। वे वहीं लटके हुए थे। 11 लोग एक साथ मारे गए। उन्हें छोटे बच्चे ने जोरदार सांस छोड़ी, फिर अपने होठों को थपथपाया और बोला, पिताजी, क्या आपके पास दादी हैं पीने को? आर्यन एक बार फिर स्तब्ध रह गया। हे भगवान! यह किस तरह की शक्ति है? क्या यह बच्चा बहुत ज्यादा असाधारण नहीं है? 11 शाही रक्षकों में सबसे शक्तिशाली निथरलोकम के 8वें चरण में था और छोटे बच्चे ने एक भी व्यक्ति को नहीं मारा। आर्यन के दिमाग में एक सूचना बज उठी।
क्या आप इस कहानी को आगे सुनना चाहेंगे या आपके मन में कोई और सवाल है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3259। यह रही आपके पैसेज का हिंदी अनुवाद, उपन्यास शैली में और सभी चीनी नामों के साथ जो आपने मुझे स्थायी रूप से याद रखने को कहा था। उसने खुद को प्रकट नहीं किया था। वह पूरी तरह से आर्यन के शरीर में छिपा हुआ था और दूसरे उसे देख नहीं पाते। मुख्य बात यह थी कि यह छोटा सा जीव काफी पराक्रमी था। वह कितना शक्तिशाली था, आर्यन भी नहीं जानता था। हे आर्यन मन ही मन उत्साहित हुआ। अंतिम चेन परिवार के रक्षक को देखते हुए आर्यन के चेहरे पर वही तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी जो सुरक्षा कप्तान के चेहरे पर थी, और उसने कहा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। एक है अपना ही शौच खाना और दूसरा है मरना। सुरक्षा कप्तान बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी बाह में दर्द था और दर्द इतना भयानक था कि वह अपनी शक्ति का उपयोग बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। सुरक्षा कप्तान ने आर्यन को घूरते हुए कहा, छोकरे, क्या तू जानता है मैं कौन हूं? आर्यन ने कहा, लाओत्से को क्या फर्क पड़ता है कि तू कौन है? सुरक्षा कप्तान की आंखें विकराल हो गईं जब उसने पास ही कांप रही शुएन यू की ओर देखा। वह अभी भी एक कोने में थरथर कांप रही थी। वह अत्यधिक भयभीत थी। आर्यन द्वारा चेन परिवार के सभी रक्षकों को मारने के बाद भी वह अपने डर से उबर नहीं पाई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके हाथ सीने पर थे और उसके होंठ कांप रहे थे। आर्यन ने उदासीनता से कहा, अगर तूने उसके एक बाल को भी छुआ तो मैं तेरा सिर मरोड़ दूंगा। नेत्रलोक की शक्ति उमड़ पड़ी। उसने अपना दाहिना हाथ पलटा। घनी और भारी हथेली की ऊर्जा बाहर निकली। सुरक्षा कप्तान की आंखें विकराल हो गईं और उसने कहा, अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मैं उसे भी मार दूंगा। कैसा रहेगा यह मुझे जाने दो और मैं उसे नहीं छूऊंगा। यह कहकर सुरक्षा कप्तान ने अपनी घायल बाह को जमीन पर टिकाया और उसका शरीर थोड़ा आगे झुक गया। उसका पूरा शरीर तनाव में था, एक चीते की तरह जो झपटने को तैयार था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भरा था। उस तरह की नजर जो जीवन और मृत्यु के किनारे पर भटकती थी, या तो साथ जियो या साथ मरो। आर्यन जानता था कि इस तरह का व्यक्ति एक भेड़िए जैसा था। या तो वह काटता नहीं था या वह छोड़ता नहीं था। इसके अलावा, हालांकि वह नेत्रलोक के 8वें दर्जे तक पहुंच गया था, उसे रक्षकों से निपटने में पूर्ण विश्वास नहीं था। उसने गंभीरता से कहा, ठीक है। शाही सुरक्षा कप्तान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और आर्यन को घूरते हुए देखा। वह धीरे से शुएन यू के पास चला गया। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जीवन है। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। शाही सुरक्षा कप्तान की आंखें फड़क उठीं। वह अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था। अगर वह मिशन में विफल रहा तो वापस जाने पर वह मर जाएगा। क्यों न? आर्यन शुएन यू के जीवन के बारे में बहुत चिंतित था। जब तक वह शुएन यू को कसकर पकड़े रहेगा, आर्यन केवल उसी के द्वारा नियंत्रित हो सकता था। उस समय उसका दिल द्वेष से भर गया था। शाही सुरक्षा कप्तान ने अचानक अपना हाथ पलटा और शुएन यू के गले को जकड़ लिया। एक पल में आर्यन गर्जना किया, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। दृष्टि से गायब होकर झांग शुएन ने हवा में छलांग लगाई और शाही सुरक्षा कप्तान पर अपनी हथेली से वार किया। बुद्ध की हथेली। धड़ाम। एक सुनहरी हथेली की छाप आकाश से उतरी। बुद्ध की हथेली शाही सुरक्षा कप्तान की आंखों में छप गई
लेकिन वह घबराया नहीं। इसके बजाय वह अजीब तरह से शांत था। वह उस तरह का व्यक्ति था जो नरक के द्वारों से होकर गुजरा था, और वह अनगिनत बार मौत के मुहाने पर रहा था। विशाल हथेली बल का सामना करते हुए उसने निर्णायक रूप से एक खंजर निकाला और अपनी ही बाह पर निशाना साधा। उसकी बाह ने जोरदार तरीके से काटा। कड़क, घायल बाह काट दी गई। बाह खोने का दर्द अतुलनीय रूप से तीव्र था, लेकिन बाह के कटने के बाद उसके शरीर पर दबाव गायब हो गया। उसकी आंखों ने आर्यन को घूरते हुए देखा जो हवा में था, और चिल्लाया, छोकरे, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं अपनी बाह खोने का कर्ज 10 गुना चुकाऊंगा। उसके पैर फटे, उसका शरीर एक तरफ झुका, और एक तेज तीर की तरह वह बाहर निकल गया। एक पल में वह अंधेरे जंगल में गायब हो गया। जीवन और मृत्यु के बीच शाही सुरक्षा कप्तान ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके भाग लिया। इसके अलावा उसकी खेती आर्यन की तुलना में कहीं अधिक थी, इसलिए वह एक पल में गायब हो गया। आर्यन ने अपनी हथेली की शक्ति वापस खींच ली और जमीन पर उतरा। शाही सुरक्षा कप्तान के भागने की दिशा को देखते हुए उसने उसका पीछा नहीं किया। उसे नहीं पता था कि चेन परिवार के कितने शाही रक्षक आए थे। उसे चिंता थी कि अगर वह शुएन यू का पीछा करता रहा तो कुछ हो सकता है। इसके अलावा शुएन यू अभी भी घबराहट की स्थिति में थी। सबसे तत्काल मामला जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ना था। आर्यन ने शुएन यू के फटे कपड़े पहनाए और धीरे से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे सांत्वना दी, ठीक है, ठीक है। शुएन यू ने अचानक आर्यन को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। वो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका शरीर आर्यन से और भी कसकर चिपक गया। उन दोनों के पास वैसे भी ज्यादा कपड़े नहीं थे। इतनी करीब दूरी पर अचानक संपर्क से आर्यन के शरीर को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। इससे भी बुरा यह था, आर्यन के मन में एक आवाज थी, डैडी मुझे भूख लगी है। दादी को खाओ। डैडी, मुझे भूख लगी है, दादी को खाओ। बच्चे का पेट गुर्राया और उसने एक मनमोहक अभिव्यक्ति के साथ आर्यन को देखा। अचानक छोटा बच्चा रोना बंद हो गया, लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं, दूध, दूध, मुझे दूध पीना है। आर्यन चौंक गया। शुएन यू के सीने पर मांस का वह ढेला। तुरंत आर्यन ने अचानक शुएन यू को धक्का दिया और कहा, तुम क्यों रो रही हो? पूर्वज यहाँ हैं, तुम्हें किस बात का डर है? क्या मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा? रो मत। वह तुरंत क्रोधित हो गया। शुएन यू तुरंत आर्यन से डर गई। उसने अपने आंसू रोके और धीरे से सिसकी, मैं लगभग। क्या कोई नहीं है? आर्यन ने शुएन यू को घूरते हुए कहा, डरो मत, मेरे यहाँ होने से तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। अब अपने कपड़े पहनो और जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दो। एन एन शुएन यू ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। आर्यन के क्रोधित चेहरे को देखते हुए उसने कहा, पूर्वज गुस्सा मत हो, मैं भविष्य में इतनी बेकार नहीं रहूंगी। आर्यन ने कुलीन होने का नाटक करते हुए कहा, यह हुई ना बात। हालांकि वह मन ही मन शिकायत कर रहा था, हे भगवान, मैं लगभग। अगर वे ऐसे ही चिपके रहते तो उसे वास्तव में चिंता थी कि छोटा बच्चा सीधे दूध पी लेगा। फिर आर्यन का सिर सिर्फ यह सोचकर ही सुन्न हो गया। आह, अगर यह बच्चा नहीं होता तो मैं अभी कम से कम और टोफू खा पाता। अब जब वह यहाँ है, मुझे डर है कि भविष्य में टोफू खाने वाला वह पहला होगा। कितना कड़वा, आर्यन ने मन ही मन कराहते हुए कहा। छोटा बच्चा और भी भयंकर हो गया, दूध, दूध, मुझे दूध पीना है। डैडी मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है।
वह बहुत जोर से रोया। आर्यन का दिल यह सुनकर दर्द कर उठा। शुएन यू के उभरे हुए सीने को देखते हुए उसने अजीब तरह से पूछा, उम्मा, क्या तुम्हारे पास दूध है? शुएन यू चौंक गई। उसने अपना सिर नीचे करके अपने सीने को देखा। उसके गाल लाल हो गए और उसने कहा, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूं, दूध कहाँ से आएगा? यह सच है। आर्यन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। दूध, दूध, मुझे दूध पीना है। दूध, दूध, दूध। उसकी आवाज से आर्यन का सिर सुन्न हो गया। आर्यन के पास सच में कोई विकल्प नहीं था। अंत में उसने कहा, दूध के अलावा क्या तुम कुछ और खा सकते हो? छोटा बच्चा, नहीं, मुझे दूध पीना है। आर्यन। भुने हुए मांस को देखते हुए आर्यन ने एक निवाला लिया और कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? इस वीरान पहाड़ में मैं तुम्हें दूध कहाँ से लाऊं? छोटा बच्चा, मुझे परवाह नहीं, मुझे दादी को खाना है। उफ, यह क्या है? अचानक आर्यन ने महसूस किया कि उसके हाथ में भुने हुए मांस का एक बड़ा टुकड़ा अचानक गायब हो गया था। छोटे बच्चे ने एक बड़ा निवाला लिया और चबाना शुरू कर दिया। कुछ निवालों के बाद उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या आपके पास कोई और पैसेज है जिसका आप अनुवाद करवाना चाहते हैं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3260। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। और मुझे और चाहिए। एक नन्हा सा बच्चा जो आकार में आर्यन से भी छोटा था, वह उनसे भी ज्यादा खा रहा था। शायद बहुत ज्यादा। एक जंगली सूअर का आधा हिस्सा वह अकेला ही चट कर गया था। और तो और उसका पेट जरा भी नहीं बढ़ा था, जैसे उसने कुछ खाया ही न हो। आर्यन ने उदास होकर कहा, तुम आखिर किस चीज में बदल गए हो? नन्हे बच्चे ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं आपके द्वारा ही बदला गया हूं। ही। पिताजी, आपके बारबेक्यू बनाने का हुनर कमाल का है। आपने यकीनन काफी लड़कियों को धोखा दिया होगा, है ना? नन्हे बच्चे ने शुआन यू की ओर देखकर मुस्कराते हुए कहा, अच्छी नजर है। आर्यन ने उसे घूर कर कहा, अपना मांस खाओ। नन्हे बच्चे ने भुने हुए मांस को चबाते हुए बुदबुदाया, बस इतनी सी कमी है कि उनकी प्रतिभा अभी तक दिव्य स्तर तक नहीं पहुंची है। उसका मुंह मांस से भरा था और उसके शब्द अस्पष्ट थे, इसलिए आर्यन ने गंभीरता से नहीं सुना। आर्यन ने हल्का सा महसूस किया और उसे छोड़ दिया। कुछ मिनट बाद उन्होंने कहा, यह इलाका बहुत सुरक्षित है, कोई शाही सैनिक हमारा पीछा नहीं कर रहा। वे पहले ही 3 दिन और 3 रात भाग चुके थे। और तो और उन्होंने शुआन मंडप की दिशा भी बदल दी थी। उनकी गति के साथ पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। इस स्थिति में चेन परिवार के शाही सैनिक गलत दिशा में पीछा कर रहे थे। शुआन यू ने सिर हिलाया और कहा, पूर्वज, अगर आप न होते तो मुझे नहीं पता क्या करना पड़ता। जब मैं शुआन मंडप पहुंचूंगी तो मैं अपनी चाची से कहूंगी कि आप जो चाहें वह आपको दें। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया, मैंने तुम्हें कुछ पाने के लिए नहीं बचाया। वास्तव में आर्यन को पहले ही कुछ अद्भुत मिल चुका था। उसके पास तो एक बेटा भी था। उसे और क्या चाहिए था? इस समय उसे डर था कि शुआन यू उससे अपनी जेड पेंडेंट वापस मांगेगी। अगर ऐसा होता तो उसे सचमुच नहीं पता होता कि उसे कैसे निकालना है। आर्यन ने आगे कहा, इसके अलावा मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। तुम्हारी रक्षा करना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है?
वह जानता था कि शुआन यू को पता था कि वह शुआन परिवार का पूर्वज नहीं है, लेकिन उसने जुबान से कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर, जब से शुआन यू के कपड़े शाही सैनिकों के कप्तान ने फाड़ दिए थे, तब से उसके दिल में एक गहरी छाप छूट गई थी। वह आर्यन पर और भी ज्यादा निर्भर हो गई थी। शुआन यू ने आर्यन की ओर देखा और आर्यन की ओर झुक गई। ठीक इसी क्षण नन्हा बच्चा तुरंत उत्साहित हो गया। दादी, दादी! आर्यन का चेहरा बदल गया। वह तुरंत शुआन यू से दूर हट गया और कहा, तुम आराम करो, मैं आसपास देखता हूं। फिर वह जंगल में चला गया। शुआन यू ने आर्यन की पीठ को दूर जाते हुए देखा। उसने मुंह फुलाया और बुदबुदाया, क्या तुम मर्द हो या नहीं? आर्यन अंधेरे में चला गया और शुआन यू फिर से हंस पड़ी। हे, उसे ज्यादा सुकून महसूस हुआ। आर्यन जंगल में चला गया और तुरंत बोला, बाहर आओ। बच्चे ने पूछा, पिताजी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? हाँ, तुम ही हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आर्यन बहुत उदास था, हालांकि वह इस दूसरी दुनिया में कोई प्रेम प्रसंग नहीं चाहता था। लेकिन अगर वह अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सकता, तो उसे कम से कम उन्हें पूरा करना चाहिए, है ना? इससे भी बढ़कर शुआन यू एक आश्चर्यजनक सुंदरी थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि शुआन यू कई बार उसकी बाहों में झूलना चाहती थी, लेकिन निर्णायक क्षण में उसका बेटा रो पड़ता और दूध के लिए चिल्लाता। इससे वह बहुत उदास हो गया। नन्हा बच्चा हिला और आर्यन के सामने आ गया। केवल आर्यन ही उसे देख सकता था और वह एक जिनसेंग बच्चे के आकार का था। पिताजी, आपको क्या निर्देश देना है? नन्हे बच्चे ने आर्यन की ओर गंभीरता से देखा। आर्यन ने इधर-उधर की बातें नहीं की और सीधे कहा, तुम मुझे पिता कहते हो और मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ, लेकिन पिता पिता है, बेटा बेटा है, कुछ बातें स्पष्ट करने की जरूरत है। चलो पहले 3 नियम बनाते हैं। नन्हे बच्चे ने कहा, पिताजी, कृपया बोलिए। पहला, जब मैं लड़कियों को पटा रहा हूँ, जब लड़कियां मुझ पर झूलना चाहें, तो तुम दूध पीने के बारे में कुछ नहीं कह सकते और तुम लड़की के शरीर को नहीं छू सकते। तुम केवल सो सकते हो, तुम कुछ नहीं देख या सुन सकते, समझे? नन्हे बच्चे ने सिर हिलाया और कहा, मुझे याद है। दूसरा नियम क्या है? आर्यन ने कहा, दूसरा, पहला नियम याद रखो। तीसरा, पहला नियम याद रखो। यह तो बस शुरुआत थी। अगर नन्हा बच्चा बड़ी छाती वाली लड़की को देखकर दूध पीना चाहता, तो आर्यन का क्या होता? नन्हे बच्चे ने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, मुझे याद है। वह बहुत आज्ञाकारी था। आर्यन ने संतुष्टि से कहा, बहुत अच्छा, अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या याद है। नन्हे बच्चे ने कहा, जब पिताजी लड़कियों को पटा रहे हों, तो मुझे अंधा, बहरा और बेवकूफ होने का नाटक करना होगा। किसी भी हाल में मैं पिताजी का अच्छा समय बर्बाद नहीं कर सकता। जैसे ही उसने कहा, उसकी आंखें फिर से दयनीय हो गईं, जैसे उसे आर्यन द्वारा त्यागा जाने वाला हो। आर्यन हैरान रह गया। उसकी दयनीय सूरत देखकर उसे उस पर दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, मान लो मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी दयनीय सूरत देखो, जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि मैं तुम्हें अनाथालय में फेंकने वाला हूं। उसने मन ही मन आह भरी। वह नन्हे बच्चे से हार गया था। हे, पिताजी जिंदाबाद, पिताजी सबसे अच्छे हैं। नन्हा बच्चा दयनीय सूरत से एक खुशहाल नन्ही गौरिया में बदल गया। वह बेहद खुश था। उसकी खुशहाल सूरत देखकर आर्यन केवल हार मान सका। नन्हे बच्चे ने मन ही मन सोचा, पिताजी, चिंता मत करो, अगर मुझे माँ मिल गई तो मैं आपके लिए परिस्थितियां बनाऊंगा। आपके बगल वाली महिला बुरी नहीं है, लेकिन वह आपके लायक नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा वह आपकी बिस्तर गर्म करने वाली नौकरानी ही बन सकती है। एक देश की गरिमापूर्ण राजकुमारी केवल बिस्तर गर्म करने वाली नौकरानी बन सकती है। और तो और, शुआन यू की खेती ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उसकी प्रतिभा और क्षमता अत्यधिक मजबूत थी। वह दिव्य स्तर तक पहुंचने से बस थोड़ी ही दूर थी। नन्हे बच्चे ने उसे देखते ही पहचान लिया था, लेकिन उसे फिर भी वह पसंद नहीं आई। उसकी दृष्टि कितनी ऊंची थी। आर्यन को नहीं पता था कि नन्हा बच्चा क्या सोच रहा है। उसने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया और कहा, ठीक है, वापस जाओ और आराम करो। हाँ, नन्हे बच्चे ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा अभी तक कोई नाम नहीं है। सही बात आर्यन को अभी याद आया और उसने कहा, तुम क्या नाम चाहते हो? नन्हे बच्चे ने कहा, जो नाम पिताजी मुझे देंगे, मुझे वह नाम चाहिए जो मुझे पसंद है। अगर पिताजी सचमुच याद नहीं रख सकते, तो मैं खुद ही सिफारिश कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए ड्रैगन सम्राट, ड्रैगन पूर्वज या फिर बॉस ड्रैगन। आर्यन ने उसे घूर कर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम ड्रैगन जियांग है। नन्हा बच्चा तुरंत सिकुड़ गया और हंस पड़ा। ड्रैगन जियांग, जियांग, मुझे यह शब्द पसंद है, मैं ड्रैगन जियांग कहलाऊंगा। आर्यन हैरान रह गया। नन्हे बच्चे की खुशहाल सूरत देखकर उसने जल्दी से कहा, यह नाम अच्छा नहीं है। मेरा नाम आर्यन है, तुम्हारा नाम ड्रैगन जियांग है। जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि हम भाई हैं। तुम्हारा नाम ड्रैगन जियांग है। ड्रैगन जियांग, नन्हे बच्चे ने दोहराया। आर्यन ने कहा, मैंने तुम्हें एक उपनाम भी दिया है। नन्हे बच्चे ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने कहा, नारद। उसकी सूरत कार्टून में नारद की सूरत से बहुत मिलती जुलती थी और वह भाला भी चलाता था। उसकी अतिमजबूत युद्ध क्षमता के अलावा नारद नाम उसके लिए बहुत उपयुक्त था। ज्यादा महत्वपूर्ण कारण यह था कि नारद भी कमल का अवतार थे। नन्हा बच्चा भी कमल जेड पेंडेंट से पैदा हुआ था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या कोई नया पैसेज अनुवाद करूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।